नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसानों के बुलाए भारत बंद का मिला जुला असर रहा। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा असर देखने को मिला। बाकी देश में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने राजमार्गों, प्रमुख सड़कों को रोक दिया। कई जगहों पर किसान रेल की पटरियों पर बैठे गए, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ। ज्यादा हिस्सा इससे प्रभावित नहीं दिखा, लेकिन उत्तर भारत में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा तो कई ट्रेनें देरी से चली। वहीं बंद के सबसे ज्यादा असर की बात करें तो ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में इसका असर दिखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लड़ाई सरकार से है, ये जंग कृषि कानूनों को रद्द करवाने की है। वह राजनीतिक दलों के लोग भी किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन आंदोलन के चलते, बंद के चलते आम जन इससे प्रभावित हो रहा है। और ऐसा कब तक चलेगा, बड़ा सवाल है। किसानों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद की वजह से उत्तर भारत की करीब 25 ट्रेनों पर असर हुआ। दिल्ली, अमृतसर, मोगा, कटरा जाने वाली कई ट्रेनें सोमवार को प्रभावित रहीं। पंजाब के कई इलाकों में किसानों की तरफ से रेलवे ट्रैक पर ही प्रदर्शन किया गया। किसानों ने भारत बंद को सफल बताया तो वहीं कई राजनीतिक दलों ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं ने भारत बंद का समर्थन किया। तो वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। वहीं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने किसानों के भारत बंद को असफल करार दिया। लेकिन सवाल भारत बंद की सफलता और असफलता का नहीं है। सवाल यह है कि 21वीं सदी के भारत को ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। जो ऊर्जा देश के विकास में इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो एनर्जी बेकार हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आमजन का क्या कसूर है जो चक्की के दो पाटों के बीच में पिस रहा है। आज सवाल आपका में चर्चा करेंगे आज हम कि ये जो आंदोलन चल रहा है, पिछले 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका हल निकल नहीं रहा। किसान लगातार नए नए तरीके सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि विपक्ष को भी इस मुद्दे के चलते संजीवनी मिली है। वो भी अपने तरफ से पूरे प्रयास में है सरकार को घेरने के लिए। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है, इनमें कुछ बदलाव की बात हम कर सकते हैं, बातचीत के जरिए यह हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अब तक बातचीत भी बंद है पिछले लंबे अरसे से, और जब तक बातचीत होगी नहीं, रास्ता निकलेगा नहीं। आज कुछ सवाल हैं, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहे हैं, उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पहला बड़ा सवाल, बंद का दम ज्यादा या कम, कितना दिखा, अच्छा था, नहीं था। सरकार से जंग, आमजन तंग हो रहा है, इसमें आमजन की परेशानी, लंबी तैयारी, ये किस किस पर भारी पड़ेगी। चुनावी नुकसान, इससे होगा क्या, और क्या इसी नुकसान के चलते कोई समाधान निकलेगा। ये बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहे हैं, आप भी इन नंबर पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें से एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हरविंदर थिंद है, किसान नेता मेरे साथ। थिंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में। और आमजन भी इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो सरकार के मसले को लेकर बात हो, किसान नेताओं से बातचीत का उनका मन हो, वो अपना इस मंच के जरिए सवाल उठा सकते हैं। थिंद साहब, पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, किसान नेताओं ने कहा है कि आज का जो भारत बंद है वो सफल रहा है, लेकिन खबर फास्ट के मंच के जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि इस बंद को लेकर आपका क्या मानना है, कितना असरदार रहा, और इस असर को आपने ज़्यादा कहाँ देखा। क्योंकि देखिए, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में तो एक जैसा नहीं रहा, कुछ हिस्सों में आंशिक रहा, कुछ हिस्सों में अच्छा खासा रहा। तो इस बंद को लेकर आपका क्या मानना है, आप क्या कहना चाहेंगे। शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण भारतवासियों का ये इस बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारी, कर्मचारी और आम जन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आम जन की आवाज को मानते हुए इस आंदोलन को सफल बनाया। और ये आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिमय रहा और आम जन ने इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी की, जिस वजह से ये आंदोलन बिल्कुल सफल रहा। कोई भी अप्रिय घटना यहाँ संपूर्ण भारत में घटित नहीं हुई। आम जन के सहयोग से आम जन ने ये बंद किया और मुझे लगता है कि सरकार को अब जाग जाना चाहिए, बहुत हो गया। अभी भी सरकार अगर नहीं जागती तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध सरकार अपने कार्यों पर प्रगतिशील
जो थी है, और अगर ये रहेगी तो इसका खामियाजा संपूर्ण रूप से मौजूदा हिटलरशाही कुशासित प्रदेश के जो हमारे सिस्टम प्रशासनिक हमारा जो है सरकार है उसको भुगतने पड़ेंगे। आम जन आज सड़कों पर मजबूर होकर के उतर चुका है। ठीक है, तिन साहब आपके पास लौटूं उससे पहले शंभू भद्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर नमस्कार। शंभू जी पहले आपसे यही रिएक्शन जानेंगे कि किसानों का तो ये कहना है कि भारत बंद बेहतर रहा, सफल रहा। इसको लेकर आपका पहला रिएक्शन मैं जानूंगा कि इस बंद को लेकर आपका मानना क्या है, कितना ज़्यादा प्रभावी ये दिखा और कौन से क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर ये ज़्यादा असरदार रहा और कहाँ इसका बहुत असर देखने को नहीं मिला? देखिए, जो अगर पिछले बंद से इस बंद की तुलना करेंगे तो निश्चित से इस बंद का प्रभाव ज्यादा है पिछले बंद से। दूसरा कि इसमें आपने पूछा जगह, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बंद का ज्यादा असर दिखा है। बाकी तो सांकेतिक है देश में। जैसे भारत बंद का ऐलान था तो भारत बंद इसे नहीं कहा जा सकता है, इसे हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी बंद कहा जा सकता है। तो इस इलाकों में अच्छा असर दिखा और जगह जगह रास्ता रोकने में, रेल रोकने में, बस रोकने में किसान सफल रहे हैं और बाजार भी बहुत से बंद रहे। हालांकि सरकारी दफ्तरों में कोई बंदी नहीं थी, कोर्ट सब में खुले दिखे गए। तो जी ये सब चलिए सबसे बड़ी बात ये रही कि ये शांतिपूर्ण रहा बंद पूरे देश में। जहाँ जहाँ इन्होंने किया, इन इलाकों में शांतिपूर्ण इन्होंने कोशिश करी। इस बार कोई उपद्रव या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि किसान संगठन जो है वो यह मैसेज देने में सफल रहे कि हाँ, हमने एक बंद करके सरकार को मैसेज दिया है। जी, यह बात आप कर रहे हैं। इस मैसेज को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ किसान नेता प्रीत सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। प्रीत सिंह जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रीत सिंह जी, आज जो बंद रहा उस बंद को लेकर आपका रिएक्शन जानूंगा और ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसका असर क्या देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या इसका दबाव जो आप सरकार पर लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका पड़ेगा। और ये भी आपसे जानूंगा कि इससे आमजन को बार बार परेशानी हो रही है, उस परेशानी को दूर करने के लिए आप लोगों के पास उपाय क्या है, क्योंकि सरकार मान नहीं रही है, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा। और दूसरी तरफ इस प्रकार का जो आह्वान आप करते हैं उससे, हालांकि आप लोग जो मांग कर रहे हैं आपका ये मानना है कि किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनको परेशानी झेलनी पड़ती है। देखो, जिन लोगों को परेशानी हो रही है शमशेर सिंह जी, हेलो जी सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए। जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनसे तो हम सॉरी फील करते हैं जी, क्योंकि हमारा शौक नहीं है लोगों को परेशान करना। हमारी जनता, हमारे माँ बाप, भाई बहन है, हम उनको परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो सरकार की जो हठधर्मिता है जी, जो 10 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं और 22 जनवरी के बाद तो इन्होंने बातचीत भी बंद कर रखी है, तो किसानों के पास तो और कोई रास्ता तो नहीं ना जी। किसी ने मांग नहीं करी। ये जो कानून बनाए इन्होंने तीनों के तीनों, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं करी, नहीं कोई इन्होंने किसान संगठन विश्वास में लिया, बातचीत करी। ये थोपे और जो है ना अध्यादेश आए थे, तो और कोई किसान के पास रास्ता नहीं है। भारत बंद करेगा, रास्ते बंद करेगा, वो तो सब कुछ करेगा फिर, जिसमें रेल भी रोकेंगी, सड़क भी रोकेंगी। जब अगले बातचीत को भी तोड़ के बैठे हैं, बातचीत नहीं कर रहे किसानों से, और बार बार के सरकार के दरवाजे खुले हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान हैं तैयार। तो हमारा संयुक्त मोर्चा बार बार कह रहा है कि शर्त हटा के बिल्कुल नॉन कंडीशन के ऊपर बातचीत आप करो। कर नहीं सरकार, किसान चाहेगा कहाँ? किसान तो जो कानून लागू हो गए तो भी खत्म हो जाएगा। एमएसपी का कानून ये बना नहीं रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर नाज नहीं बिक रहा। मेरा तो हरियाणा देश प्रदेश है, यहाँ भी कोई खरीद नहीं है ज्यादा, और पूरे देश में केवल 6% नाज एमएसपी के ऊपर खरीदा जा है।
94 तो किसान का वैसे ही जा रहा है ना बिना बात जी जी तो ठीक इसलिए है। किसान के पास और कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी है भारत बंद करना, रास्ते बंद करने, काल देनी। ठीक है। और करेगा कि हम कोई नुकसान के हक में नहीं, किसी से भी कोई भी जगह से जो है ना कोई मतलब अप्रिय घटना की हमें सूचना नहीं अब तक। जी मैं रोज टोल पे भी था, डिगर टोल पे भी था, हमने लोगों को चाय पानी पिला के निकाला है बिल्कुल। एम्बुलेंस है, कोई जच्चा बच्चा है, किसी का इंटरव्यू है, किसी ने हवाई जहाज पकड़ना है, हमने कोई नहीं रोका बिल्कुल भी। और बाकायदा भंडारा चला के उनको खाना खवा के जब भेजे हैं लोग। ठीक है। इज्जत ठीक है के प्रीत साथ। सिंह जी, मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं रणबीर रोहतक से। रणबीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। देखिए शमशेर जी, किसानों को 10 महीने हो गए, लेकिन ये हमारी अहंकारी सरकार कहें या आंधी बहरी गूंगी सरकार कहें, ये कोई भी हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। जी क्योंकि ये अपने अहंकार में डूबी हुई है, सिर्फ जुमलेबाजियों में लगी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका से आते हैं, ढोल बजाते हैं, क्या मेडल जीत के आए हैं? पहली बार अमेरिका जाकर आए हैं? अरे बोलते हैं एक फोन कॉल के दूर पर बैठे हैं। अरे आप पत्थर भेजिए, किसानों ने तो पत्थर भेजे आपसे बात वार्ता करने के लिए, टाइम दीजिए, आइए। और उसमें बोलते हैं भाई जो कुछ कमी है उसको हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन क्यों करेंगे? अरे ये तो किसान के मरण जीने का समय आ गया है अभी, क्योंकि किसानों के साथ में 70 साल से न्याय होता आ रहा था, लेकिन उसको तो अभी अत्याचार कर दिया बीजेपी सरकार ने। और इस सरकार का अंत ये किसान आंदोलन होगा शमशेर जी। और मुझे लगता है कहीं ये आग का घोड़ा न बना दे इसको, इसलिए मैं डरता हूँ बहुत ज्यादा। क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ताओं के बयान आते हैं वो आज भी कहते हैं कि कहाँ है बंद। अरे बंद नहीं है तो क्या है, ये पूरा भारत बंद बैठ गया। ठीक है, चलिए शुक्रिया रणवीर सिंह जी बातचीत के लिए। हरविंदर सिंह साहब, एक आपसे मैं बात पूछना चाहूँगा, ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है, आप लोग अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास आप लोगों का है। अभी कोई उम्मीद नज़र आती नहीं है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे कदम और भी आप उठाएं। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प आप लोगों के पास नहीं है? जो संयुक्त किसान मोर्चा एक संगठन है, क्या सिर्फ यही एक रास्ता है कि हम बंद कर दें, प्रोटेस्ट करें, कोई और मार्च निकालें? क्या इसके अलावा कोई और किसानों के पास विकल्प नहीं है? सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है कि इसके अलावा है? तो फिर आप बताएं। देखिए शमशेर जी, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम बिल्कुल लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा कि सरकार का जिस तरह से हम विरोध कर रहे हैं उस तरह से हमारे को लोकतांत्रिक अधिकार है। उससे ऊपर जाकर के हम ना ही तो करना चाहते हैं और ना हम करेंगे। ठीक है, सरकार अलोकतांत्रिक तरीका अपना रही है, जैसे आपने देखा कि अलोकतांत्रिक तरीके से ये कानून लाए गए, और बिल्कुल आपने करनाल में देखा कि किस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से लाठियां मारने के आदेश एसडीएम के द्वारा दिए जा रहे हैं। आपने बहुत जगह ऐसे देखा होगा। और ये भी अलोकतांत्रिक ही है कि सरकार हमारे से बात तक नहीं कर रही। सरकार, आप देखिए विदेशों में देख लीजिए, जहां पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली भी नहीं है, वहां पर भी इतना अनडेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं अपनाया जाता। लेकिन पता नहीं क्यों किस नींद के अंदर हमारे देश के हिटलर शाही हुक्मरान चले गए हैं। आज कुछ शौक नहीं है किसान को। लगातार 10 महीने से हमने बारिश देखी, कड़ाके की गर्मी और सर्दी देख ली, लेकिन हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंग ली। इसके हम बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अब भी समय है कि किसान की बात को मान लीजिए। और क्योंकि हम वी आर द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और हमें ये अधिकार है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि कम से कम किसानों के साथ वार्ता करे और इस समस्या का समाधान निकाले। लेकिन सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए, उनको किसानों का कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होता तो गड्ढे नहीं खोदे जाते। जब हम विरोध करने के लिए दिल्ली आ रहे थे, गड्ढे खोदे और कीलें तक लगाई गई। और इसके अलावा आप देखिए कि किस प्रकार से गोलियां तक किसानों पर चलाई जा रही हैं। क्या हम लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे? तो अगर हम रह रहे हैं तो अभी आप देखिए
कि किस प्रकार से यूएनओ के अंदर भी वहां पर भी देश के प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। तो कब जागेगी इतनी हठधर्मिता? ये राजहट है, इसको बीजेपी को छोड़ देना चाहिए और किसानों की बातों को मानना चाहिए। आम जन की, अब तो आम जन का आंदोलन बन गया, क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से, अभी आपने तेल के ऊपर देखा कि किस प्रकार से कानून लाए जा रहे हैं कि कोई खुला तेल नहीं बेच सकता या इस तरह के व्हाटएवर। तो ये हर तरह से किस प्रकार से सरकारी ठीक है। संपत्ति को सरकारी। चलिए हरविंदर जी, आ रहा हूं आपके पास। एक दर्शक मेरे साथ निर्मल हरियाणा से, उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। सर बोलिए। हाँ जी, मैं कहता हूँ सरकार इतनी हठधर्मी क्यों कर रही है? अभी तो कानून क्यों नहीं वापस ले रही? और लोगों का हर रोज बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आम जन का भी नुकसान है, किसानों का तो है ही है जी। हाँ जी। ठीक। ये दिन कारपोरेटर के लिए है, किसानों के लिए। जो किसान जो चाहते नहीं है उसको सरकार धक्के से क्यों देना चाहती है? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया निर्मल सिंह जी बात के लिए। शंभू भद्र जी, किसानों का तो साफ ये कहना है कि हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं, हम बातचीत करना चाहते हैं, सरकार बातचीत के मूड में है नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, ये जो नफ़ा नुकसान, राजनीतिक नुकसान, चुनावी नुकसान, ऐसा लग रहा है सरकार को कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है? और क्या फिर ये चुनावी नफ़ा नुकसान ही इसका कोई समाधान निकाल सकता है? देखिए, इस वक्त सरकार के थिंक टैंक जो भी हैं, जो खासकर रूलिंग पार्टी है, उनके दिमाग में कहीं से नहीं है कि किसान के आंदोलन से उन्हें कोई बहुत नुकसान होने वाला है, चुनावी नुकसान कोई बहुत होगा। आगे चल के पंजाब में चुनाव है जहां पर बीजेपी का कोई अपना बेस नहीं है, हरियाणा में अभी कोई चुनाव नहीं है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी ही सावधानी से एक ओबीसी प्लस ब्राह्मण और दलित के कॉम्बिनेशन का कार्ड खेला है। तो ये जो सिचुएशन है उसमें रूलिंग पार्टी को कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ये आंदोलन उसे चुनावी रूप से बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी के कंडीशन में सरकार कम से कम रूलिंग पार्टी डरी हुई नहीं है इन चीजों से। और दूसरा, जो किसान ये कृषि कानून को लेकर के जो जहाँ तक हठधर्मिता की बात है, तो अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो निश्चित रूप से किसान भी को भी देखना चाहिए कि ये कानून तो लागू ही नहीं है, ऑलरेडी प्रैक्टिकल में है ही नहीं, तो फिर आंदोलन किस बात का। दूसरा, कि सरकार के लिए भी कहना है कि जब कानून लागू ही नहीं है, कानून कहीं पे है ही नहीं, तो अपनी तरफ से वो निश्चिंत है कि हम तो कानून लागू ही नहीं है। तीसरी बात कि हर कोई कानून कोई आएगा तो वो सब कुछ नुकसान ही करेगा, ऐसा नहीं है। इस देश में जब हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति लाया गया था और हमारे कृषि का बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन हरित क्रांति के जो दुष्परिणाम थे उस पे तो कभी कोई बहस नहीं होती है। भारत की बहुत सारी जमीनें, खेती, परंपरागत खेती, भारत के बहुत सारे अपने अनाज सब खत्म हो गए। आप गेहूं और चावल के गुलाम बनते गए और रासायनिक खाद के बाजार बन गए, इवन की मॉन्सेटो के बाजार बने हुए भारतीय कृषि व्यवस्था। तो ये सब सवाल है क्योंकि केवल ये आज ही मतलब केवल कानून के रद्द हो जाने से या कानून के रहने या नहीं रहने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपको रिफॉर्म चाहिए तो इसको ओपन भी करना पड़ेगा, एक इसको मार्केट के लाना पड़ेगा, मार्केट के बीच में। आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर में किस तरह से ओपन होने से फायदा हुआ, जिन सेक्टर, एविएशन सेक्टर का आप देख लीजिए किस तरह से भला हो रहा है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि जरूरी है देश के लिए। ऐसे में कृषि में बड़े पूंजी की आवश्यकता है और ये पूंजी केवल 2 बीघा 1 बीघा किसान से और इस तरह की खेती करके नहीं होगा। आप ऑस्ट्रेलिया का मॉडल देख लीजिए, न्यूजीलैंड का मॉडल देख लीजिए, आपके पास अमेरिका का मॉडल है, वेस्टर्न मॉडल है एग्रीकल्चर का, ब्राजील का मॉडल है आपके पास। आप देख लीजिए एग्रीकल्चर मॉडल सभी जगह ओपन है, सभी जगह किस तरह से फार्मिंग हो रही है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो एग्रीटेक को जब तक इसमें आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर को और फूड इंडस्ट्री को जोड़ेंगे नहीं, जो एग्रीकल्चर जो
मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग को आप जनरलाइज नहीं करेंगे तो कैसे आप एग्रीकल्चर को आगे ले जाएंगे? केवल किसान खेती उपजाएंगे, मंडी में जाएंगे, बेच देंगे, पैसा ले लेंगे, चले जाएंगे, क्या उससे हो जाएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर को आप ये हमें कहना आगे ले चाहते जाना हैं है, कि जो तो इसमें हर तरह से सहयोग की जरूरत है। बदलाव जो आने की आप बात कर रहे हैं कि अब तक किसान की हालत नहीं सुधरी है, तो क्या इन कृषि कानूनों को रद्द करने से किसान की हालत सुधर जाएगी? इनको एक बदलाव के तौर पर किसानों को स्वीकार करना चाहिए। हाँ। नहीं, यही बात नहीं। देखिए, एक चीज और है कि पिछली सरकारों ने किसानों के कर्ज माफ किए। बहुत सारे समय पर चुनावी घोषणा की वजह से किसानों के कर्ज माफ किए। क्या कर्ज माफी से किसानों की दयनीय हालत बदल गई? क्या उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई? तो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एग्रीकल्चर में व्यापक बदलाव की जरूरत है। केवल जैसे यही सरकार है, इसी सरकार ने कहा कि 2022 तक हम एग्रीकल्चर में किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। लेकिन ये दोगुनी आय कितना होगा ये तो नहीं है। मान लीजिए एक आदमी 4 रुपये कमा रहा है, आप उसको 8 रुपये कर देंगे, क्या वो 8 रुपया उस आदमी के लिए प्रॉफिटेबल है क्या? यानी कि एग्रीकल्चर के इनकम को आप डबल भी कर देंगे तो भी वो लाभकारी है क्या? बड़ी अहम बात है। ये सब बहुत सारे गंभीर सवाल है जिससे कि अच्छे से विमर्श होना चाहिए जी। और मुझे लगता नहीं है कि इस आंदोलन बहुत कोई बड़ा नतीजा निकलेगा आने वाले वक्त। जी, एक अहम बात है। मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, एलआर शर्मा है अम्बाला से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। सर नमस्कार, कहिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलती दोनों तरफ से है, सरकार की भी है और किसानों की भी है। सरकार की गलती ये है कि उन्होंने जल्दीबाजी में ये कानून बनाए बिना किसी अध्ययन किए। जी, अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलती दोनों तरफ से है, सरकार की भी है और किसानों की भी है। सरकार की गलती ये है कि उन्होंने बिना अध्ययन के कानून बनाए जल्दीबाजी में। जी। किसानों की गलती ये है कि वो एक ही बात पे अड़े हैं, इसको कैंसिल करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते इतने दिन हो गए थे, बहुत संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो इसमें भी संशोधन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आ रहा हूं। जी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सरकार ने 2 साल के लिए कानून सस्पेंड कर दिए हैं, तो 2 साल के बाद से सरकार बन भी नहीं रही ना, ये भी बात समझ लेनी चाहिए। वो तो हम उनको वोट नहीं दे रहे ना बिल्कुल बीजेपी को। जी, चलिए, ये सबका अपना व्यक्तिगत नजरिया है वोट देने न देने का। बहुत धन्यवाद। तिन साहब, आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास आऊंगा। शंभू जी, छोटा सा कमेंट मैं रविंद्र थिन ले लेता हूं और प्रीत सिंह भी मेरे साथ है, दोनों का छोटा छोटा कमेंट। इतनी रिएक्शन सामने आए हैं। प्रीत सिंह जी से कमेंट लूंगा। प्रीत सिंह जी, आपने तमाम लोगों को सुना, छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद रविंद्र जी आपका और फिर शंभू जी आपका। छोटा छोटा कमेंट तीनों का। प्रीत सिंह जी। बात ये है कि जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने आयोग ने जो सिफारिश करी थी C2 के फार्मूले से लागत से किसान को ड्योडा दे दो, 50% दे दो। आज भी किसान आत्महत्या करने लग रहा है। और जो अदानी ने हिमाचल में सेब के जो बाग है उनका ठेका करा था, सेबों का एग्रीमेंट हुआ था किसानों से, उन्होंने एकदम 16 रुपये किलो घटा दिया। कंपनी हवा बिरिया अदानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी खेती के ऊपर आने लाग रही है, जो लीज के ऊपर लेगी, ठेके के ऊपर लेगी, वह करेगी कि पेप्सी कंपनी आई थी। लेकिन प्रीत सिंह जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, इस बीच में टोकूंगा आपको, कि अब तक जो हमने किसान के हालत को देखें, किसान को हर साल, जैसे शंभू जी कह रहे हैं कि कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज की माफी करनी पड़ती है, क्या अब तक जो हालात रहे उनसे किसान की स्थिति बदली है क्या? मैं ये भी जानना चाहता हूं। अब हम जो कंपनियों पर आरोप लगाते हैं, ठीक है, आप लोगों का अपना नजरिया है कहने का, लेकिन क्या अब तक किसान की स्थिति सुधरी है? अगर ये कानून नहीं आते तब भी क्या मान के चलते कि किसान की बेहतर हालत हो जाती? ये जो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात करते हैं, इसमें कांग्रेस भी आ चुकी, बीजेपी की सरकार भी है, और भी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा? देखो, बात यह हमें भी शक में हो कि ये इलाज नहीं है फौरी तौर के ऊपर। ये तो बुखार की गोली दी जा जो कर्जा माफी है जी। किसान की लागत से आप खर्चे से नहीं बढ़ा के दोगे उसमें, तो अर्ध सत्यानाश हुआ पड़ा। 90 तो ऊपर तेल कुदा दिया, डीजल जी, और दवाइयाँ का, बीज का, खाद का, इनका कोई अंदाजा ही नहीं है ना। 90 तो ऊपर जब डीजल चला गया तो किसान कैसे उसको बचत हो? बिल्कुल, आप एक बड़ी बात कहना चाहते हैं कि किसान की लागत को कम कर दिया जाए, वहां पर उसको राहत मिले, तो उसमें उसकी फसलों की कीमत जो उसको मिलती है उससे उसको बेनिफिट होगा। मैं
फिर साहब छोटा सा कमेंट आपसे, ठीक है। 12 रुपये क्विंटल गंडे का रेट बढ़ाया है। हाँ क्या है ये, मजाक नहीं है कि किसानों के साथ है जी, 50 ठीक है। रुपये की उम्र बढ़ा दिए, धान में खरीद ठीक है नहीं प्रीत सिंह जी, छोटा छोटा कमेंट लूंगा, आपको वक्त है, मुझे ध्यान रखना है। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, शंभू जी से आपसे पूछूंगा मैं, लेकिन उससे पहले अरविंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे। अरविंदर जी। बत्रा जी ने भी ये बात कही थी कि किसानों के ऊपर कर्ज माफी की जाती है और पिछली सरकारों ने की, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन किसी भी सरकार ने नहीं किया। जब तक व्यवस्था के अंदर जाकर परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, ये जरूरी है कि पूंजीपतियों को देंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर। विदेशों की इन्होंने बात की, विदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को दिया गया। आज वहाँ किसान के जो हालात हैं आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसा सिस्टम बना दीजिए जो यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा, बुलेट ट्रेन के वादे किए गए थे, कहाँ है वो? इस तरह का कोई भी वादा सरकार के द्वारा नहीं पूरा किया जिससे किसान डेवलप हो सकता था। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लो हरियाणा का जो प्रोडक्ट है, उसको सारे इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसके लिए किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है, स्टोरेज पावर की जरूरत है। हमारे को स्टोरेज हमको नहीं दिया गया और हमारे को ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी गई, ना ही कोई। आप जगह जगह पे ठेके तो खोल रहे हैं शराब के लिए, लेकिन कितनी सीड वेरिफिकेशन के लिए लैब्स खोली गई, कितनी लैब्स खोली गई पेस्टिसाइड्स के ऊपर, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने किसानों के लिए प्रोवाइड किया गया। शराब के ठेके खोल दिए, ये डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है किसानी को हरविंदर जी, आप लोगों को सरकार की नीयत पर संदेह है, उस नीयत को लेकर आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं शंभू जी से पूछूंगा, शंभू जी, इन कानूनों के पीछे सबसे बड़ा जो एक कारण नजर आता है, उनको किसानों को लगता है कि सरकार की जो नीयत है ना, वो संदेह के घेरे में, जिसके चलते कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं थिन साहब ने, ये एक बड़ा कारण इनको लगता है और इसी वजह से भरोसा नहीं हो रहा है कि इन कानूनों के चलते किसान की हालत सुधर जाएगी। ये सरकार विश्वास में कैसे लेगी? सरकार को विश्वास में लेना चाहिए। विश्वास में जब तक नहीं लेगी सरकार किसानों को, तो किसान मानने वाले नहीं, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये कानून जो बना है, ये कानून कोई एक दिन के प्रोसेस से बना है। भारत जो है तो विश्व कृषि व्यापार जो यूएन के जितने भी अंग है, WTO के अंग है, भारत उससे बंधा हुआ है और भारत को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलना होगा एक लिमिट के हिसाब से, और ये कानून उसी पृष्ठभूमि का हिस्सा है। तो भारत सरकार को इस कानून को वापस लेने का मतलब है कि आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जहाँ से आपको, लेकिन ये बात रख नहीं रही सरकार, ये खुलकर जनता के सामने बात रख दे सरकार, तो सरकार साफ करे ना मसला के। हाँ। सर वो तो कहेगी नहीं कभी कि हम इस कारण से कानून ला रहे हैं या इस कारण से। वो तो एग्रीकल्चर का भला के नाम पर के कानून ला रही है और किसान अपने लिए लड़ रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये कानून जो है तो किसान विरोधी। हालांकि इस पूरे कानून के सभी पहलुओं को ठीक से अगर देखें तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है किसानों के बीच में। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जमीन है तो मैं किसको दूं किसको ना दूं ये हम पे डिपेंड करता है। हम क्या खेती किससे करवाएं, खेती खुद करें या कैसे करवाएं? अभी क्या बटाई नहीं दिया जा रहा है क्या? अभी चलिए शंभू जी, रोकूंगा इस विषय पर, लगातार हम चर्चा करते रहे थे साहब, आप लोगों को फिर भी इस चर्चा में आमंत्रित करेंगे। अभी मुझे रोकना होगा, वक्त का ख्याल रखना। आगे भी इस प्रकार की चर्चा होती रहेगी, लगातार हम करते रहेंगे जब तक कोई मसले का हल निकलता नहीं है। बहुत धन्यवाद शंभू जी आपका, हरविंदर जी आपका भी, और प्रीत सिंह जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, भारत बंद को लेकर किसानों ने आज आह्वान किया था, उसका असर नजर आया, लेकिन इस प्रकार के और कितने बंद, क्योंकि बातचीत हो नहीं रही है। और जब तक बातचीत नहीं होगी, एक ही रास्ता है बातचीत, उसके जरिए कुछ हल निकल सकता है। और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक हम इस रास्ते की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। किसानों को अपने कुछ अंदेशे हैं, उन अंदेशों को दूर करना चाहते हैं किसान, और जब तक वो दूर नहीं होंगे तब तक किसान वापस नहीं हटेंगे। सरकार को ऐसा लगता है कि हमने जो कानून लाए हैं, हम जो लेकर आए हैं, उनसे किसानों का हित सधेगा। लेकिन वैश्विक स्तर पर जिस तरह से परिस्थितियां हैं कृषि कानूनों को लेकर, या वैश्विक स्तर पर जो किसानों के लिए नियम है, कायदे कानून है, उसको WTO को लेकर जैसे शंभू जी ने बात की, वो एक सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब वो बात सरकार खुलकर किसानों के सामने रख दे तो फिर उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन सरकार शायद ऐसी बात किसान के सामने लेकर नहीं आएगी। वो यही कहेगी कि कानून बेहतर है, लेकिन किसान ये कहना चाहते हैं कि इन कानूनों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारा फायदा हो, और उसके चलते बंद बुलाया गया। लेकिन इस बंद के चलते आम जन को बड़ी परेशानी हो रही है और आगे भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे हालात अगर लंबे समय तक बने रहे तो बहुत सी चीज़ों पर इसका असर पड़ रहा है। इसका राजनीतिक नुकसान किसको हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी को नफा नुकसान, वो भी एक अलग बात है। व्यापार को नुकसान हो रहा है, और कई बार आपात स्थिति में कोई व्यक्ति फंस जाता है
कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई और इमरजेंसी है, उसको भी दिक्कत होती है। लेकिन इसके लिए सोचना सरकार को होगा, किसानों को भी अपनी तरफ से रुख नरम करना होगा। दोनों नरम रुख अख्तियार करेंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसी परिस्थिति के लिए देश को आगे भी तैयार रहना होगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।